नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के पिछले वीडियो से हमने मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 35 प्रश्नों को देखा था। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? इनमें से सबसे पुराना राजवंश कौन है? मगध पर प्रारंभिक राजवंशों में सबसे पहला राजवंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद स्थापना हुआ था मौर्य वंश का। इसलिए इसका उत्तर मौर्य वंश होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? इसका उत्तर भी मौर्य वंश होगा। इतिहासकार एथिनियस के अनुसार मौर्य वंश के शासक बिंदुसार का संबंध सीरिया के बादशाह एंटियोकस प्रथम से था। साथ ही बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भी सीरिया से ही आया था। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, वह स्थान कौन है? इसका उत्तर है अनुराधापुर। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम का उल्लेख किया गया है। सुमेलित करना है प्रांत और उसकी राजधानी को। उत्तरा पथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणा पथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और प्राची यानी पूर्व प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन का स्पष्टीकरण भी है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में इसलिए जोड़ा ताकि वह दक्षिण भारत की ओर जाने वाली स्थलीय और समुद्री मार्गों के व्यापार पर नियंत्रण कर सके। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? सम्राट अशोक के 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है, जबकि 12वां शिलालेख में सर्वधर्म सभी धर्मों के लिए समान भाव की चर्चा की गई है। तो उत्तर 12वां शिलालेख होगा। 7वां शिलालेख में भी सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता की बात की गई है और 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के लिए समान भाव तथा स्त्री महामात्रों की चर्चा की गई है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में से किसका व्यवसाय था? इन लोगों को मागध कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण किया है। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। यह जुर्माना उन लोगों से लिया जाता था जो सड़क पर गंदगी फैलाते थे। भाग एवं बलि क्या थे? मौर्य प्रशासन में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? गांवों में स्वायत्त शासी पंचायतों में शासन की व्यवस्था का सूत्रपात सर्वप्रथम मौर्य काल में ही हुआ। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति, जो कि हिंदू धर्म के संदर्भ में सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है, इसके अनुसार पुनर्विवाह वर्जित है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति ही है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्होंने यहीं से शिक्षा ली थी और साथ ही उन्होंने यहाँ शिक्षा दिया भी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? मनु ने भारतीय समाज में विदेशियों को व्रात्य क्षत्रिय कहा है।
मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। यह उल्लिखित है मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में विभक्त था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार मौर्य समाज में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य के अनुसार मौर्य समाज 4 वर्गों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कौटिल्य के अनुसार मौर्य समाज में दास प्रथा थी, परंतु दासों का शोषण नहीं किया जाता था। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? भूमि कर को एकत्रित करने वाले अधिकारी को शीताध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। उन्होंने किन किन चीजों का विकास किया? संस्कृति, कला एवं साहित्य, ये सही है। मौर्य साम्राज्य अपनी कला और साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध है। सोने के सिक्के का विकास उन्होंने नहीं किया। सोने का सिक्का सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने शुरू किया था। प्रांतीय विभाजन का विकास इन्होंने किया था। और हिंदू कुश तक साम्राज्य, मौर्य काल में भारत का साम्राज्य हिंदू कुश तक फैल चुका था। तो इसमें ए, सी और डी ये तीनों सही है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से ही जारी है? वैसा कौन सा कार्य है जो कि मौर्य काल में भी था और आज भी वह जारी है? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, उनके आगमन का सही कालानुक्रम बताना है। सबसे पहले भारत आया था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज के बाद फाहियान आया था गुप्त वंश के काल में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और उसके बाद फिर आया था हेनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हेनशांग के बाद आया था हितसिंह। आंसर हो जाएगा 3142। सबसे पहले मेगास्थनीज, फिर फाहियान, फिर हेनशांग और फिर हितसिंह। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही बताया है, आप कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में टैक्स को चुराने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में कर चुराने की सजा थी मृत्युदंड। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा प्राकृत है, जबकि अगर लिपि पूछा जाए तो वो ब्राह्मी है। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न के देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? यह आदेश सौगौरा ताम्रपत्र में उल्लिखित है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था। वैसी परिस्थिति में बहुत से लोग भूखे मर गए। ऐसी स्थिति ना हो इसलिए एक शाही आदेश जारी करवाया गया, जिसमें खाद्यान्नों को सुरक्षित रखकर भविष्य में संकट के समय में उपयोग करने की बात की गई है। और यह मिला है सौगौरा ताम्रपत्र में। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश किया हुआ है, ये कथन सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, यह भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये कथन गलत है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? यह थे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। यहाँ पर देखिए प्राकृत और ब्राह्मी दोनों दिया गया है, तो ऐसा हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भाषा पूछे तो प्राकृत और अगर लिपि पूछती तब होती ब्राह्मी।
जैसे हम लोग हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरह प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम बाकी के सभी प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।